नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस केवी स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं अविनाश शास्त्री, जिन्होंने आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे बीच हैं ज्योतिषाचार्य सह शिक्षक, जिन्हें दिल्ली में प्राइड ऑफ ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम बात कर रहे हैं अविनाश शास्त्री जी का। तो आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। सर, हमारे स्टूडियो में आप पुनः एक बार पधारे हैं सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। सर, हाल ही में अभी आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी ज्योतिष के क्षेत्र में जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से इसके संदर्भ में अपने विचार साझा करें, ताकि दर्शकों को पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में आपको सम्मान मिला है, किसके लिए सम्मान मिला है और वो सम्मान क्या है। उसकी पूरी प्रक्रिया हमारी जो दर्शक यहाँ से हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं उसको मालूम हो। जैसा कि आपने कहा ज्योतिष विज्ञान, सही बात है, ज्योतिष शब्द नहीं बल्कि ज्योतिष विज्ञान। जी जी। ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी देश में ढेर सारी संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ निजी संस्थाएं हैं। उसमें एक संस्था है ज्योतिष इंटीग्रेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली की एक संस्था है और एक एनजीओ के माध्यम से वो काम करती है। ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान एक एनजीओ है जो कि समाज के कुपोषित बच्चे, असहाय बच्चे, विधवा, इन सबों के लिए काम करती है। और ज्योतिष इंटीग्रेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हमारे जैसे विद्यार्थी, शिक्षक हैं या जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए वो एक प्रोत्साहन का काम करती है। जी जी। खुद भी बहुत बड़ा ज्योतिष इंटीग्रेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूट है और लगभग 50 से अधिक ज्योतिषी लोग हैं, छात्र हैं और देश के नामचीन व्यक्ति उसके सदस्य हैं, जो नित्य नए ज्योतिष के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, उन पे शोध हो रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और उस पर नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको समझते हैं। जी जी। तो प्रत्येक वर्ष उनका दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें भारत और भारत के अलावा दूसरे देश से भी ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लोग आमंत्रित करते हैं। 2 दिन 3 दिन का ऐसा वो सम्मेलन चलता है। हर वर्ष अलग अलग समसामयिक घटनाओं पर एक टॉपिक रहता है। पिछले वर्ष कोविड के कारण 2019 में यह कार्यक्रम नहीं हो सका था। 2020 में ऐसा विचार आया कि नहीं, ये कार्यक्रम होना ही चाहिए। जी जी। तो जीरी ज्योतिष इंटीग्रेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर राकेश डागर, वो एक पुलिस पदाधिकारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उनकी पत्नी रेखा जोशी डागर, जो कि खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्योतिष से आचार्य हैं, वो एमए इन एस्ट्रोलॉजी वो जो रेखा जोशी डागर जी कर रखा है। उनका आमंत्रण हमें मिला था, चूँकि पिछले वर्ष भी हम गए हुए थे। जी जी। तो इस वर्ष भी आया कि अविनाश जी, बिहार से आपका प्रतिनिधित्व हो, आप आते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ नया सुनने को मिलता है। जी जी बिल्कुल। और हमें भी लगा कि मैं बेगूसराय ज़िले का एक +2 हाई स्कूल में शिक्षक, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई आमंत्रण आ रहा है तो मैं इसको अवॉइड नहीं कर पाया। रियली यही है गौरव जी। बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व, और हमारे लिए भी ये बहुत फक्र की बात है। जी जी। ये गौरव की बात है बेगूसराय के लिए कि बेगूसराय का कोई बेटा, बेगूसराय का कोई शिक्षक यूं कहे कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मंच पर हम सबों का प्रतिनिधित्व करे, तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। तो पुनः एक बार हमारी टीम की ओर से आपका सर बहुत धन्यवाद गौरव जी। और इस डॉक्टर रोशन जी और उनकी यह परिकल्पना जो केवी स्टूडियो है, इसके सारे कर्मचारी आप लोग जो हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाते हैं, एक नया आयाम जो आप लोगों ने शुरू किया इस बेगूसराय से, उन सबों को हमारे तरफ से धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे कि जो आपको पुरस्कार मिला है या जो अवार्ड है आपका, दिल्ली प्राइड ऑफ ग्लोबल अवार्ड, इसके संदर्भ में कैसे आप वहाँ गए? मैं उसी विषय पे आ रहा था। तो राकेश जी से हमारे मोबाइल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख को, 10 जनवरी को ये कार्यक्रम होना है। तो हमने तो 2-3 विषय उनको रखा कि क्या कोविड में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यक्रम अपना तय है और इसके लिए हम लोगों ने विधिवत वो अनुमति जो है वो हम लोगों ने कर लिया है। और इसके लिए हम 5 स्टार होटल रेडिएशन ब्लू को कर रहे हैं। हम खर्च इसमें ज़्यादा आएगा,
उसमें 2000 रुपये एक लोगों के एंट्री फी और उनका बैठने उठने खाने पीने का आएगा, फिर भी ये संस्था वो वहन कर रही है। कारण ये है कि हम बड़े स्तर पे इसको नहीं कर रहे हैं, सेलेक्टेड एस्ट्रोलॉजर को ही बुला रहे हैं। जी जी। फिर भी ना हाँ करते करते 160 भारत और नेपाल, जी साउथ से नेपाल से भी थे, नेपाल से भी लोग आए हुए थे, भारत से भी लोग थे, आसाम से भी लोग थे, पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से, जी, साउथ से भी थे, और मुख्य आकर्षण उत्तर भारत से भी थे, उत्तर आसाम से लोग थे। तो मुख्य आकर्षण का उस कार्यक्रम में रहा कि जीडी वशिष्ठ, जो भारत के एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, लाल किताब अभी उनका कई चैनलों पे आता है, लाल किताब के प्रकार से जनक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाल किताब को नए तरीके से अलग तरह से रखा है इस चीज को। जीडी वशिष्ठ, एस रावत जी और सर्व ब्राह्मण महासभा के सुभेश शर्मन, ये 3 लोग विशेष रूप से आमंत्रित थे। और इन लोगों के द्वारा जो टॉपिक पहले तय किया गया था आज से 1.5 महीना पहले, क्या था सर विषय? 2 विषय उस पर रखा गया था। एक तो राहु का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग लोगों के पास उसका क्या प्रभाव जाता है। एक दूसरा था कि हर 100 वर्ष में महामारी आती है, अभी समसामयिक घटना थी कोविड को लेकर के। तो इस प्रकार ज्योतिष 2020 जिस तरह से 1920 में हाहाकार मचा था उस समय। जी 1910-20 के दशक में अपने हैजा, प्लेग, ये सब आप उससे पीछे 1810-20 के बीच में चले जाए, 1710-20 कहीं ना कहीं शताब्दी होने के बाद होता है। 100 वर्षों में एक रोटेशन आता है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा जो है ना वो 120 वर्षों का है। जी जो कुंडली में मनुष्य के ऊपर जो विंशोत्तरी दशा ज्योतिषी लोग कुंडली बनाते हैं, तो उसमें 100 वर्षों पे देखा जाता है कि घटनाएं रोटेट होती है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। आप देख रहे होंगे एक राजनीतिक परिदृश्य में इसको हम ले करके अगर थोड़ा सा चले जाए तो वहाँ स्वामी विवेकानंद शिकागो पे, जहाँ पे अपमानित उनको होना पड़ा था, उनको बोलने का नहीं मौका दिया गया था, अंत में उन्होंने अपनी बात भारत के सभ्यता संस्कृति की बात उन्होंने रखी। उसी जगह पे नरेंद्र मोदी जी का सभा होता है, ढेर सारे लोग आते हैं, लोग पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। वह भी एक ज्योतिषीय घटना ही थी जो कि 100-150 वर्षों में ही रोटेट हुआ था। तो ये था कि 100 वर्षों में ही ये संक्रमण क्यों आता है। दूसरा राहु का, तो हमने राकेश जी से कहा था कि क्या वह कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आना है एज ए प्रतिनिधि, या मुझे अपनी बात भी रखने मुझे भी अपनी बात रखने का। तो उन्होंने कहा कि एज यू लाइक, आप जैसा समझे, चूँकि बड़े बड़े लोग रहेंगे। तो मैंने उनको एक लिखित अपना क्या कहें कि एक लेख टाइप का हमने भेजा था कि मेरा ये राहु पे है शोध है। मेरा मूल रूप से राहु ही था कि राहु पे व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव, राहु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अच्छा है और आप आइए। तो फिर मैं, जनवरी का महीना था, आप जानते हैं मैं सरकारी शिक्षक हूँ, छुट्टी का अभाव रहता है। फिर मैंने अपने प्रधान अध्यापक से छुट्टी लिया, मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा रहा, 1 दिवसीय ही कार्यक्रम था और बहुत कुछ अनुभव हुआ, खास करके जीडी वशिष्ठ जी के द्वारा जो उस सम्मेलन में बात का निचोड़ निकला कि आज जरूरत है हर क्षेत्र में काम करने का। आप ज्योतिष में भी काम की बहुत जरूरत है। आज से 10 साल पहले, ज़्यादा नहीं गौरव जी, अगर 10 साल पहले जाए ना, तो अगर कोई ये कहे कि मैं संस्कृत विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य करके आया हूँ, मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य किया है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, तो उनको समाज बड़े हे दृष्टिकोण से देखता था। वो समाज के संभ्रांत वर्गों में नहीं आते थे। भौतिक जीवन या भौतिक विज्ञान के जो BBA MBA BTech और MTech वाले लोग थे ना सर, उनके श्रेणी में वो नहीं आए थे। लेकिन इन 10-20 वर्षों में तो ज्योतिष के क्षेत्र में इतना काम हुआ है, इतना विकास हुआ है कि अब वो उस भौतिक विज्ञान वालों के साथ पैरेलल बैठने लगा है और वो लोग मानने लगे हैं कि नहीं, वाकई हमारा जो विज्ञान है इससे कहीं ऊपर परा विज्ञान ये है। आज आप देख रहे होंगे गौरव जी कि जो सिविल इंजीनियर हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन आम लोग उनको कहते हैं कि सर आप जो घर बना करके अपार्टमेंट हमको देंगे, क्या वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक बैठ रहा है ना? नहीं बैठ रहा है। तो बड़े बड़े, मैं दिल्ली होकर के आया हूँ, मैं देश के कई नामचीन शहरों में जाता हूँ, हमारे मित्र लोग हैं उनके घरों में जाता हूँ, तो वो सबसे पहली बार यही कहते हैं, मैं किसी के घर पर जाता हूँ तो जरा सा शास्त्री जी आप देख लीजिए मेरा वास्तु सारा ठीक है ना? जी बिल्कुल। कई अपार्टमेंट में मैं ऐसा गया हूँ
कि जो लोग खरीदने वाले होते हैं मुझे ले जाते हैं, मैं गया और कहा क्या कि नहीं इसमें तो ये किचन इसका जो दोषयुक्त है तो ये आप मत लीजिए। तो दूसरे बिल्डर का कि क्या कहें शास्त्री जी, मेरा 4 साल से बना पड़ा हुआ है अपार्टमेंट, ये बिक नहीं रहा है। सर हम चर्चा इस पे करेंगे सर। हम चाहेंगे सर जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो जहाँ पर आप सम्मानित हुए ये कब वहाँ आप गए थे? 10 तारीख को ये कार्यक्रम था दिल्ली पश्चिम बिहार रेडिएशन ब्लू में जी। तो आपने सर उस परिचर्चा में आप भाग लिए थे? जी, परिचर्चा में मेरा भाग लेना हुआ। शुरू से अंत तक मैं उस कार्यक्रम में रहा। राहु विषय पर हमारी चर्चा हुई। तो आपने इस विषय पर अपना विषय रखा। देखिए आपने अपना वक्तव्य रखा? मैंने अपना वक्तव्य रखा। मेरा पहले से वहाँ ले गया हुआ भी था। जी। मैंने अपना वक्तव्य रखा कि सर जब आपने अपना वक्तव्य रखा तो वहाँ के जो भी श्रोता थे या वहाँ जो भी सम्मानित प्रबुद्ध जन थे उनका क्या प्रतिक्रिया? देखिए हमसे पहले जितने लोग बोले थे ना, या एक आम जो पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं उनका अवधारणा क्या है कि राहु किसी के लिए अच्छा हो जाता है और किसी के लिए बुरा होता है। लेकिन मैंने इस अवधारणा को तोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, राहु किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमसे पहले एक वक्ता सर हम यहाँ से चाहेंगे थोड़ा सा, तो राहु का आम जीवन पर क्या प्रभाव है इसको लेकर जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं? देखिए जो हॉरोस्कोप है ना, कुंडली 4 खाने वाली कुंडली जिसमें क्रॉस लगा हुआ है, उसमें 12 घर बने हुए हैं। अलग अलग भावों में अगर राहु बैठा हुआ है तो मनुष्य के जीवन पर वो अलग अलग टाइप का प्रभाव देगा। प्रथम भाव में है तो वो शरीर के लिए कष्टकारक है, द्वितीय भाव में है तो धन के लिए है, तीसरे में है तो उनके साथ वाले जो सहोदर है उनके अपने सगे भाई बहन उसके लिए है, चौथे में है तो विद्या के लिए। इस प्रकार से अलग अलग भाव में है। गौरव जी एक मिनट, उसमें आम ज्योतिषी क्या गलतियां कर देते हैं, गलतियां नहीं कहेंगे, ज्योतिषी हमसे प्रबुद्ध लोग होते हैं कि 6, 8, 12 भाव वाले जल्दीबाजी में, हाँ कि 6, 8, 12 में राहु है तो ये शुभ फल देता है। चलो तुम्हारा राहु तो बहुत बेहतर है, तुम बेटा बहुत अच्छा करोगे। लेकिन मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, वो आज मुजफ्फरपुर के जेल में बंद है। उसके परिजन मेरे पास व्हाट्सएप पे डेट ऑफ बर्थ कुंडली भेजे, हमने उनको देखा, आज उनसे हमारी दिन में बात हुई थी आपसे आने से पहले। उसका 12वें भाव में राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है और वो उसका राहु का महादशा चल रहा है। वो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद है एक हत्या और एक बैंक रॉबरी के केस में। कैसे मैं मानूं कि राहु अच्छा फल भी देता है 6ठे, 8वें, 12वें भाव में? मैं इस मिथक पे डिस्कस करने के लिए गया था, मैं इस मिथक को तोड़ने के लिए गया था और ज्योतिषियों से बात करने के लिए गया था कि मेरे पास सिर्फ तथ्य और तर्क नहीं है बल्कि प्रमाण भी है। यह कुंडली है। नहीं, आपने ये साबित कर दिया कि राहु हमेशा हमारे लिए नुकसान ही देगा। अच्छा सर, राहु जब मानव के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कष्टकारी ही है, तो राहु के प्रभाव से मानव के जीवन को कैसे बचाया जाए या आदमी को कैसे बचाया जाए? देखिए बहुत सारा उसका प्रयोग है, तंत्र, मंत्र, यंत्र। सबसे बेहतर है मंत्र। जी। एक शब्दों से बना हुआ वाक्य, उसका मंत्र का जो साधना है, मंत्र का जो जप है, वो सबसे अधिक प्रभावी होता है किसी ग्रह की शांति के लिए। सबसे 1 नंबर। अभी दौर रत्न का है, ज्योतिषी लोग रत्न देते हैं, बाजार उसका रत्न का बहुत बड़ा व्यापार भी खुला हुआ है। फिर उसके बाद रत्न भी प्रभाव देते हैं, रत्न से भी प्रभाव कम अधिक होता है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। लेकिन मंत्र का जप सबसे अधिक प्रभावी है। और उसके बाद जो छोटा छोटा टोटका है ना, टोटका को जस्ट लाके आप भौतिक विज्ञान में परहेज समझ सकते हैं, छोटा छोटा प्रयोग समझ सकते हैं, वह भी बहुत ही कारगर है ग्रहों के उपचार में। लेकिन लोगों के पास अभी पैसा है तो वो चाहते हैं क्या कि ये हमारा पुखराज, ये हमारा 25,000 का रत्न, तो हम इसको पहन लिए तो मेरा ग्रह समाप्त हो गया, या वो लेकिन कहीं ना कहीं मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव, मंत्र का सबसे अधिक प्रभाव है। उसका प्रमाण है कि कितना जप, किस विधि से जप, फिर उसका अंत में हवन, किस चीज़ से हवन, अगर विधिवत उस प्रक्रिया में ले तो ग्रह की शांति अच्छी होती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर पिछले बार जब आप हमारे यहाँ आए थे, आपकी हमारी बातचीत हुई थी, तो बातचीत के दौरान आपने कुछ ज्योतिषीय संदर्भ में कुछ भविष्यवाणी की थी। मैं चाहूँगा यहाँ से जो दर्शक उस समय नहीं सुन पाए होंगे या बाद में उनको जानकारी मिली होगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। लगभग शायद अगस्त में हम लोग मिले, अगस्त का अंत, 25 अगस्त का वो समय था। और उस समय हम अपने फेसबुक वगैरह पे भी लिखे थे, कुछ समाचार पत्रों में भी हमारा वो आया था कि हमने कहा था कि मंगल आगे बकरी होने वाला है, और मंगल के बकरी होने से आयुध, सेना, पुलिस प्रशासन, चूँकि यह जो 9 ग्रह हैं अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें मंगल सेना है, सूर्य राजा है, चंद्रमा उसकी पत्नी है, और मंगल सेना है।
सेनापति है। तो हमने कहा था कि नवंबर तक ये बकरी रहेगा और आगे 1-2 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन जब तक बकरी रहेगा तब तक सेना, आयुध, ये सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे। हमारे सेना, हमारी सीमा असुरक्षित हो सकती है। दूसरा हमने कहा था कि मंगल प्रतिनिधित्व करता है धातुओं में स्वर्ण का, जी जी, जिस कारण से सोने का मूल्य टूटना, सोना नीचे जाने की पूर्ण संभावना है। तो लोगों को लगा था कि नहीं, सोना क्यों नीचे जाएगा, सोना तो ऊंचा हमेशा सब उठते दिन भागता है ऊंचा साहब। चढ़ते जाता है। और तीसरा हमने कहा था कि मंगल अग्नि का भी प्रतिनिधित्व करता है, तत्व में वह अग्नि तत्व है, इसलिए कहीं ना हमने कहा कहीं था कि अग्नि ऊपर। तो आपको याद होगा उस अगस्त और नवंबर के बीच में गुजरात में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ जी, था। जी, जी। और आप अगर बैकअप में थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं तो नवंबर तक भारत और चीन के सीमा पर जिस प्रकार की बहुत जी, स्थिति बहुत बनी विवाद रही, बना हुआ था, बहुत। गलवान घाटी जी से हाँ। लेकर के वो सारा सब कुछ, तो वो आप सेना को भी देख सकते हैं। जी, जी। तीसरा सोना हम सबों के सामने है कि 55,000 से आकर के वो 45,000 चला गया, यानी कि 10,000 रुपया प्रति ग्राम सोना टूट जाए, ये लोग कल्पना नहीं किए थे। जी बिल्कुल। लेकिन जब हमारी ये बात आई आपके केवी स्टूडियो के वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अखबार के माध्यम से, कई लोगों ने हम पे फ़ोन किया, हमारे उस पर कमेंट करते थे ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 मैं भी एक प्रकार से यह शोध कर रहा था। मैंने उस न्यूज़ को लाइक करके रखा था जैसे बिजनेस स्टैंड में, जहाँ सोने का मूल्य प्रतिदिन का निर्धारित होता था, और बीच बीच में मैं डाल रहा था। मैं जब 7,000 4,000 जब कम हुआ था तो उसमें आया कि सबसे, इंग्लिश के अखबार में, कि सबसे कम स्तर पे चला गया 2 साल में सोना। तो हमको लगा कि अब नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आया कि नहीं 7,000 चला गया। जी, जी। तो लगा कि नहीं, ग्रहों का प्रभाव होता है। ये आपको धन्यवाद कि आपको अभी तक ये बातें नहीं याद हैं। मुझे ये याद है कि आपने बहुत सारी भविष्यवाणी की थी जिनमें ये सारी बातें थी। जी, जी। और फिर बाद के दिनों में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है वो सही साबित हुआ। समाज के एक वर्ग है जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन का दौर चल रहा है गौरव जी। अभी जो हमको लगता है कि 2000 के बाद का जो यह शताब्दी शुरू हुआ है, 2001-2020 चल रहे हैं, यह बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर है। और कई एक दार्शनिक लोगों ने जो कहा कि भारत एक दिन विश्वगुरु बनेगा, हमें लगता है कि शायद भारत उस दिशा में चल पड़ा है। आज पढ़ा लिखा युवा गीता रामायण पढ़ने लगा है। आज पढ़ा लिखा युवा उपनिषदों को पढ़ रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है, उसको समझ रहा है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ऐसा कहे कि नव बौद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी, इस टाइप के जो कुछ लोग हैं ना, वो हमारी प्राचीन संस्कृतियों में से कमियों को निकाल करके सामने युवाओं के पास परोस रहे हैं। ये बहुत बड़ी विकृत मानसिकता है हमारे ऊपर। विदेशी एक प्रकार का कहे तो यह बौद्धिक आतंकवाद है। हमें हमारे युवाओं को इस चीज़ से बचना होगा कि हमारी संस्कृति में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है। अगर सत्य नहीं हो रहा है तो हमारे देखने का दृष्टिकोण अलग है। मैंने आपको पिछले भी आपके साथ बातचीत में मैंने कहा था कि युवाओं को ज़रूरत है कि गीता पढ़ने का। जी जी। कम से कम वो 2 काम करे कि अपने घर में एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक को रखें, कभी ना कभी उसको वो उल्टाएंगे और गीता को वो पढ़ेंगे। तो भारत जिस प्रकार से आगे चल रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि हम विश्वगुरु फिर से बनेंगे। हर क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा कि युवा अभी सामाजिक हो गए हैं लोग। अभी सड़कों पे आज से 20 साल पहले कोई एक्सीडेंट होकर के लोग गिरता था तो गिरा पड़ा रहता था। जी जी। आज एक गिरता है, 5 लोग पकड़ते हैं, 10 लोग पीछे दौड़ते हैं और 50 लोग, एक फेसबुक पे पोस्ट हो जाता है तो 50 लोग उसको ब्लड देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जी जी। यह समाज का, हमारे देश में युवाओं का एक सकारात्मक रुख ही है। जी बिल्कुल। कि आज समाज के प्रति युवा समर्पित हो रहा है। यह आज से 10-20 साल पहले नहीं था, बहुत पहले था। पश्चात संस्कृति को छोड़ करके लोग अब भारत की प्राचीन संस्कृति के तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा युवाओं से यह संदेश होगा कि उनका जीवन समाज के प्रति है, और जब हम समाज के प्रति अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो स्वतः मेरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित जी। हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आभार भी आपका सर। चूंकि आप एक शिक्षक भी हैं, +2 हाई स्कूल में आप शिक्षक हैं, तो हम चाहेंगे सर बिहार की शिक्षा के संदर्भ में और वर्तमान शिक्षा, अपने समाज को लेकर जो शिक्षा विधि व्यवस्था है उसको लेकर अपने विचार रखें। सर, जंगल राज और मंगल राज 2 राज है। जैसे वो क्या कहते हैं, इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी पूर्व इतना और ईसवी इतना, इस प्रकार से ही गणना करते। तो बिहार की राजनीति में अभी लालू राबड़ी पति पत्नी का राज और लालू राबड़ी के बाद सुशासन का राज है।
इसी तरह से लोग कंपैरिजन करते हैं कि नीतीश कुमार जी में ये था, लालू जी में ये था, लालू जी में ये नहीं था, नीतीश जी में ये है। आप गौर कीजिए कि चाहे नीतीश कुमार जी की पहली सरकार हो, दूसरी सरकार हो, भाजपा की अधिक सीटों वाली वर्तमान सरकार हो, गृह विभाग और शिक्षा विभाग जदयू के कोटे में ही है। जी बिरसिंह पटेल से लेकर के पीके शाही तक और अभी अशोक चौधरी से तक जितने भी लोग हुए सारे जदयू से ही समर्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी व्यक्ति शिक्षा में नहीं गया है। जी इसका दुष्परिणाम है कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में दखल नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन बिहार को बिहार की शिक्षा चाहिए, बिहार को बिहारी शिक्षा चाहिए और देश को देसी शिक्षा चाहिए। तभी देश की उन्नति हो सकती है, तभी हमारे बच्चों की उन्नति हो सकती है। अभी मैं आपको बताऊं कि बिहार में फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर के बाबा नागार्जुन, दिनकर जी से लेकर के ऐसे कई एक लोग हुए जिनकी कविता कहानी हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि आप संस्कृत के किताब को उलटिए, 10th क्लास के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक को, बिहार सरकार के पाठ्य पुस्तक को, तो उसमें ईद महोत्सव बताया जा रहा है। हमारे पास 4 वेद, 18 उपनिषद, 108 प्रमुख अरण्यक, तैत्तिरीय ब्राह्मण से लेकर के अन्य पुराण, इन सबों को 18 पुराणों को छोड़ भी देते हैं, तो इनमें से कोई विषय संस्कृत भाषा में पढ़ाने के लिए नहीं है। संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक में ईद महोत्सव संस्कृत में ट्रांसलेट करके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं दीपावली या दशहरा पे कोई पाठ अकल्पनीय है, हो सकता है। आज हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में रूस के लेखक का हिंदी रूपांतरण कविता पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बिहार के बिहारी मैथिली, अवधी, भोजपुरी इन भाषाओं को नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ से निकल करके लोग वो पद्म पुरस्कार और देश के सर्वोच्च पुरस्कार पर जाते हैं, भिखारी ठाकुर जी, लेकिन उनकी जीवनी कहीं नहीं है। लेकिन एक रूस के लेखक की जीवनी को प्रमुखता के साथ पढ़ना है। जी एक तो हमारे पाठ्य पुस्तक में दोष है जिसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक सरकारी शिक्षक होने के बावजूद यह बात कहता हूं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में कमियां हैं। दूसरी कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो 1 to 8 की जो व्यवस्था है, वो एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन मतलब परीक्षा और मूल्यांकन, यह सीधे मैट्रिक पे आ गया है। नई शिक्षा नीति बिहार में लागू होगी, नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा जो बना है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार पे, अभी यह गर्भ में है जी। लेकिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यह ग्राफ का है, सिर्फ ग्राफ का खेल हो रहा है गौरव जी। बच्चे इतने प्रतिशत विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। आपके कि इंटरव्यू हुआ था अजीत जी का, बरौनी स्टेशन पे कुछ बच्चों को वो पढ़ाते हैं। उनके पास बड़े पदाधिकारी का एक बार फोन आ गया था कि आप कैसे कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन में तो हर बच्चों को विद्यालय जाना, कैसे कहते हैं कि बच्चे प्लेटफॉर्म पर हैं? बच्चे अगर प्लेटफॉर्म पर है तो दोषी आप हैं, उन बच्चों को विद्यालय तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? यानी कि पूरा का पूरा एक ग्राफ का खेल है कि हमारे राज्य में इतने बच्चे नामांकित, इतनों को हमने पोषाहार दिया, इतनों को साइकिल दिया, इतनों को पोशाक दिया, हमारे इतने बच्चे आज क्लास में उपस्थित हुए। लेकिन जब तक हम उनका एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, जब तक उनकी परीक्षा नहीं होगी और परीक्षा का मूल्यांकन नहीं होगा, परीक्षा में बच्चे फेल नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर में भय नहीं आएगा, और जब तक भय नहीं आएगा तब तक वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी। आप पोषाहार दे रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को खाना नहीं है मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, जो भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है वस्त्र के रूप में दे रही हो नहीं है, लेकिन सब के मूल में शिक्षा हम पढ़ने के लिए ये सब वस्त्र आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों में कहीं शिक्षा दूर होता चला गया है? एकदम वही हो ही रहा है आज। यानी यहाँ तक कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं कि शिक्षा से ज्यादा इनको लाभ लेने की। नहीं देखिए, हम इसमें पूरा का पूरा दोष अभिभावक को नहीं देंगे, अभिभावक हम पूरा दोष नहीं देंगे। अभिभावक शिक्षक के रूप में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक शिक्षक को भी कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी साथ चाहिए उनका? भारत लोकतांत्रिक देश है गौरव जी, और मनुष्य इसमें, भारत का नागरिक कहीं दोषी नहीं होता है। आप लॉकडाउन लगाते हैं सरकार के तौर से, आप कठिनता से उसका पालन करने के लिए सड़क पे पुलिस को खड़ा कर देते हैं, घर से आदमी निकलेगा तो उसको डंडे मारना, लोग मारते हैं और डर से घर में रहते हैं। कहाँ आदमी दोषी है? आप लोकतंत्र में राजनीति या राजनीतिक व्यक्ति या सत्ता
नीति निर्धारक होता है, वो नीति बनाती है और उसी नीति पर लोग चलते हैं। आपकी नीति अच्छी होगी तो देश अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। नीति अच्छी नहीं होगी